गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, हमारा क्लास 11th की यूनिट नंबर 4 चली हुई थी, जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में रिसेंटली पढ़ा है। आज हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल की, कि एनर्जी जो है वो किस प्रकार से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है एनर्जी का, वो हमें ये कहता है कि एनर्जी को क्रिएट करना मतलब उत्पन्न करना उसको, या फिर उसको डिस्ट्रॉय करना, नष्ट कर देना, ये पॉसिबल नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करवा सकते हो, जबकि इसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप एक इलेक्ट्रिक मोटर जो वाटर को पंप करती है, उसका एग्जांपल ले लीजिए। वो वाटर को ऊपर रेज करती है, कुछ वेलोसिटी भी उसको देती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो वाटर को प्रोवाइड कराती है। तो वाटर के पास जो एनर्जी थी, जो काइनेटिक या पोटेंशियल, दोनों को इकट्ठा यदि मैं बोलूँ तो वो कहलाएगी मैकेनिकल एनर्जी। मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी। तो जो वाटर की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो मोटर ने क्रिएट थोड़ी की है, मोटर ने कंज्यूम किया इलेक्ट्रिक एनर्जी को। किसको कंज्यूम किया? इलेक्ट्रिक एनर्जी को। बिजली से आप लोगों ने चलाया उसको, और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें? मैकेनिकल एनर्जी। तो बेसिकली ना तो कोई नई प्रकार की एनर्जी को क्रिएट किया गया, ना किसी एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया गया है, सिर्फ उसका रूपांतरण हुआ है एक रूप से और दूसरे रूप में। तो यही एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल को आगे हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझ रहे हैं कि एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग एनालाइज करते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मैंने कंसीडर किया कि यहाँ पर पॉइंट ए के ऊपर, ये पॉइंट बी है, यहाँ कोई भी बॉडी रखी है जिसका मास आपको गिवन है m। कितना मास है? m। हाइट जो थी पॉइंट ए की विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में इसकी हाइट थी h। किसकी? पॉइंट ए की। बॉडी फ्रीली फॉलिंग है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0। या फिर मैं ये लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब बात करते हैं एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी बॉडी की कितनी आएगी? यहां पर हाफ एम वी ए स्क्वायर, जो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर, क्योंकि वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी है? 0 है। पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी हाइट कितनी है? रेफरेंस पॉइंट आपका बी के रेफरेंस में ए की हाइट कितनी है? h। तो मास m g h, ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी आ गई? mgh। मतलब इस बॉडी की जो ए पॉइंट पे टोटल जो एनर्जी है दैट इज mgh। मान लेते हैं कि किसी भी समय पे जो बॉडी थी वो पॉइंट सी पे आ गई थी, तो जब वो ए से और बी तक जाएगी तो कोई तो ऐसी सिचुएशन बीच में आएगी जब वो कहाँ होगी? पॉइंट सी पे। पॉइंट सी की डिस्टेंस मैंने कंसीडर कर ली है, पॉइंट ए से x है, तो यहां से वो डिस्टेंस कितनी बचेगी? h माइनस एक्स। सिंपल। तो अभी चेक करते हैं एट पॉइंट सी पॉइंट पे, एट पॉइंट सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं मैं सिर्फ इस मोशन के, ड्यूरिंग दिस मोशन ए टू सी। तो ये तो क्या आ गई? फाइनल वेलोसिटी जो सी पॉइंट पे है माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। फ्रीली फॉलिंग बॉडी में एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। और डिस्टेंस कितनी कवर कर ली इसने? x यूनिट्स। जैसा कि ये 0 था तो vc स्क्वायर कितना आ गया? 2gx।
तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी कितना आ गया, कितना आ जाएगा, कैसे ही लिख लेते हैं हम इसको। काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी सी स्केयर, हाफ m g, और वी सी स्केयर कितना आ गया, सॉरी हाफ वी सी स्केयर कितना आ जाएगा 2g x, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बराबर आया mg x। ये क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। कौन से पॉइंट पे, ये एनर्जी थी पॉइंट सी पे। ओके, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी पे कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, तो मास और जी, हाइट कितनी बची, देखो h थी जिसमें से x नीचे आ गया, बच गया कितना h माइनस एक्स, h माइनस एक्स, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। हमें चाहिए मैकेनिकल एनर्जी, एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, भाई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये कैंसिल आउट, नेट एनर्जी उसकी इस पॉइंट पे भी कितनी थी एम जी एच। तो टोटल एनर्जी उसकी आ गई एम जी एच पॉइंट सी पे। एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे क्या होगा फिर, पॉइंट बी, बी पॉइंट पे चलो चलते हैं। तो मैं इक्वेशन यदि लगाऊं वी बी स्केयर माइनस वी ए स्केयर, भाई ये इनिशियल पॉइंट माना मैंने, ये फाइनल पॉइंट हो गया है। डिस्टेंस कितनी कवर कर ली है, जब वो ए से बी पे आया, ऑब्जेक्ट ए से बी पे आया तो डिस्टेंस कंप्लीट कितनी थी h, वो डिस्टेंस उसने कवर कर ली। तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस कवर्ड, वी माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as इक्वेशन हमने यूज की। वी बी स्केयर, वी ए कितना था 0, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 2gh। तो जी काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी बी स्केयर, एट पॉइंट बी आप लोग कैलकुलेट करेंगे हाफ m इंटू 2gh, काइनेटिक एनर्जी आई mgh। पोटेंशियल कितनी है m इंटू जी, हाइट कितनी बच गई है 0, भाई यहां थी तब हाइट थी, यहां आएगा तो हाइट तो बची नहीं 0। मैकेनिकल एनर्जी K प्लस यू फिर से आपकी कितनी आती है mgh। तो आप लोग यहां से देख रहे हो कि ये जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी थी उसकी एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी थी mgh, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बी सी पॉइंट पे कितनी थी mgh, और सी पॉइंट पे भी उसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी है mgh। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहां उसके पास जितनी भी एनर्जी थी सारी की सारी कौन सी फॉर्म में थी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता गया उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी mgh थी पहले, लेकिन कुछ डिक्रीज हुई, कम हुई, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी हुई, क्या हुई, इंक्रीज। मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज हुई, कम हुई, उतना ही इंक्रीमेंट किसमें मिला, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने पोटेंशियल एनर्जी को खत्म या एनर्जी को खत्म कर दिया, या फिर हम ये कहेंगे कि हमने नई एनर्जी को उत्पन्न किया है, नहीं, सही सिर्फ क्या हुआ, रूपांतरण हुआ है। जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ इस पॉइंट पे थी उसका कुछ पोर्शन किसमें कन्वर्ट हो गया, सी पॉइंट तक, काइनेटिक एनर्जी में। और जब बॉडी पहुंची पॉइंट बी तक तो कंप्लीट जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी थी काइनेटिक एनर्जी। तो ये प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय, नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं हम, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर एक दो एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन समझें कि कैसे आप लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को यूज करना है टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन में देखो बताया गया है पार्टिकल ऑफ मास m मेक्स एसएचएम इन हेमिस्फेरिकल बाउल ABC, ये जो ABC आपको हेमिस्फीयर स्फेरिकल बाउल दिया गया है, एंड इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू C, ये A टू C गया, A पे था, A से गया ये C पे, एंड बैक टू A वाया ABC, और बैक टू A वाया ABC, ABC के थ्रू या ACB
के थ्रू आ जाता है। फाइंड द पार्टिकल स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट जस्ट क्रॉसेस बी। जब ये बी पॉइंट पे पहुंचा तो इसकी स्पीड क्या थी? तो देखिए यहां जो आप लोग देख रहे हो, जो पार्टिकल पी पॉइंट पे था या ए पे था, पी पे था, इसकी हाइट कितनी थी? यहां देखोगे तो भी हाइट कितनी है इसकी? h हाइट है। तो यहां पर इसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। और इस पॉइंट के ऊपर जब वो मोशन में आएगा तो हाइट उसकी कितनी हो चुकी है? 0। यहां उसके पास कौन सी एनर्जी मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ mv स्क्वायर। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है। यहां उसके पास एनर्जी mgh के बराबर। mgh जो एनर्जी थी वो यहां तक आते आते पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। अब 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी गई कहां? वो किसी दूसरी फॉर्म में चली गई है। वो किसी दूसरी फॉर्म में चली गई है। और वो किसी दूसरी फॉर्म में चली गई तो दूसरी फॉर्म इस पार्टिकल के पास, जब वो बी पॉइंट पे था तो वो मोशन में था, उसके पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। कहां से आई? किसी दूसरी फॉर्म से आई। पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई, नई एनर्जी यहां पर कौन सी है? उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जो वापस ए पे पहुंचा तो उसके पास फिर से उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो स्पीड उसकी 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। अब उसकी लेकिन हाइट कितनी हो गई? h। फिर से मतलब काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। तो सिंपल फैक्ट क्या है कि यहां जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई है? वो यहां पर बी पॉइंट पर वो कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक में, और v इज इक्वल टू √2gh। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है तो कौन सी एनर्जी किस प्रकार की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। A machine which is 75% efficient uses 12 joule of energy in lifting 1 kilogram of mass। एक मशीन है जिसकी एफिशिएंसी गिवन है। एफिशिएंसी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से 75%। मतलब जितना आप लोग इनपुट देते हो, जितना आप लोग इनपुट देते हो उसका 75% ये यूज कर पाती है। ठीक है ना? जैसे आपने 100 जूल इसको एनर्जी इनपुट दी तो इसने वर्क डन जो किया वो कितनी एनर्जी का किया? 75 जूल का किया है। क्लियर है? ये होती है एफिशिएंसी। तो यूजेस 12 जूल ऑफ एनर्जी इन लिफ्टिंग 1 kg मास। मास 1 किलोग्राम का उसने लिया और यूज कितना करता है? 12 जूल एनर्जी को यूज करता है। Through a certain height, the mass is allowed to fall through the same height. Find the velocity at the end of its fall. एक मशीन जिसको आपने इनपुट एनर्जी दी 12 जूल की, 75% एफिशिएंट है। वो 1 किलोग्राम मास को कुछ हाइट तक, एक सर्टेन हाइट तक वो उठाती है। मान लेते हैं कि जो मास था 1 kg का, उसको रेज कर दिया उसने किसी हाइट तक, h हाइट तक। ठीक है ना? 1 किलोग्राम का जो मास था उसको एक हाइट तक उसने क्या किया? रेज किया है। एनर्जी आपने इनपुट कितनी दी? 12 जूल। लेकिन जो मशीन ने काम किया वो कितने का किया? 75% एफिशिएंट है वो। तो वर्क डन जो था, या जो वर्क डन इसको यहां से और यहां तक ले जाने में वर्क डन कितना हुआ? 75% करोगे तो कितना आ गया? 9 जूल। भाई आपने इनपुट दिया है, मशीन जो इनपुट दिया गया है उसका 75% क्या करती है? आउटपुट आपको देती है। मशीन ने आउटपुट दिया यहां से यहां तक, 12 जूल का 75% मशीन का आउटपुट था। और उस आउटपुट ने यहां इसको, ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर यहां तक रेज किया, लिफ्ट किया। कोई दो राय नहीं है। तो यहां से यहां तक जो काम किया गया तो एनर्जी ऑब्जेक्ट की कितनी हुई इंक्रीज? कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी mgh, दैट इज 9 जूल एनर्जी इंक्रीज हुई। मशीन को दिया गया 12 जूल, लेकिन मशीन ने कितना काम किया है? 9 जूल। तो ये हाइट तक रेज करने में 9 जूल ही तो उसने आउटपुट दिया। 75% वो आउटपुट देगी, तो 9 जूल उसकी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ इट इज अलाउड टू फॉल। अब इसको कहा कि इसको अलाउड टू फॉल, नीचे गिरने के लिए छोड़ दिया गया। अभी नीचे गिरेगी तो यहां पर उसकी सारी एनर्जी जो हाइट है उसकी 0 हो जाएगी।
और जितनी भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी खत्म, वो किस में कन्वर्ट होगी, यहाँ उसके पास होगी स्पीड। तो वो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास इस पॉइंट पे, वो सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो मतलब हाफ mv² जो एनर्जी है वो किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी थी, दैट इज इक्वल्स टू 9 जूल। और यहां से करोगे तो mv² इज इक्वल टू कितना आ गया, 18 जूल। ठीक है ना, कितना आ गया है, 18 जूल। मास कितना है, 1 किलोग्राम, तो v² इज इक्वल टू 18 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और v इज इक्वल टू रूट ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ। तो ये था कि भाई कैसे वो उसको एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म आप लोगों को करना है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, और ऐसा कुछ सिमिलर सा एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में भी आपको करवाया था। देखिए एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, ठीक है ना। एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक बॉडी को रखा गया, एंड देयर इज अ स्प्रिंग कनेक्टेड टू द वन एंड विद अ रिजिड स्पॉट लाइक दिस। ये स्प्रिंग था, एंड ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, 10 kg का एक ब्लॉक था, वो यहां रख दिया गया। 30 डिग्री इसका इंक्लिनेशन है, 30 डिग्री इसका इंक्लिनेशन है, और ये कह रहा है कि एन आइडियल मासलेस स्प्रिंग, मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, एन आइडियल मासलेस स्प्रिंग कैन compressed 1 मीटर by a force of 100 न्यूटन। मतलब फोर्स आप लोग 100 न्यूटन लगाओ तो x की वैल्यू 1 मीटर, मतलब कंप्रेशन उसमें 100 न्यूटन का यदि आपने फोर्स लगाया तो 1 मीटर का कंप्रेशन स्प्रिंग में दिया जा सकता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 100/1 कितना आया, 100 न्यूटन पर मीटर। F इज इक्वल टू kx, तो k कितना आ गया, ठीक है ना, ये आपको गिवन था। द सेम स्प्रिंग इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। सेम स्प्रिंग जो है उसको यहां प्लेस किया गया बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, जो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट। मतलब यहां से 10 किलोग्राम के ब्लॉक को छोड़ दिया गया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट and brought to rest momentarily after compressing the spring by 2 meter। क्या कहता है कि एक स्प्रिंग था जिसमें 1 मीटर का कंप्रेशन किया जा सकता है जब उस पे 100 न्यूटन का आप लोग फोर्स लगाओ। मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन है पर मीटर। स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज होगा वो 100 न्यूटन पे 100 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो 1 मीटर स्प्रिंग की लेंथ चेंज होगी। किया गया उस स्प्रिंग को इस इंक्लाइंड प्लेन पे यहां रख दिया गया है। एक 10 किलोग्राम का जो ब्लॉक था मास, जिसका मास 10 किलोग्राम था, उसको यहां से रिलीज किया गया एंड अलाउड टू फॉल ऑन दिस स्प्रिंग। इस स्प्रिंग के ऊपर उसको गिराया गया। तो कह रहा है कि जैसे जैसे ये आएगा तो ये इसके ऊपर गिरेगा, तो गिरने के बाद धीरे धीरे स्प्रिंग इस ब्लॉक की मोशन का अपोज करेगा तो एक स्टेज ऐसे आएगी, धीरे धीरे वेलोसिटी जो थी इस ब्लॉक की वो 0 हो जाएगी। एंड उस समय पे वो एक मोमेंटरली, मतलब सिर्फ एक मोमेंट के लिए इस ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाएगी 0। उसके बाद भले ही स्प्रिंग उसको वापस फेंक दे, लेकिन एक उस समय जब इस ब्लॉक की वेलोसिटी, कि स्प्रिंग दबेगा, कंप्रेस होगा, जब इस ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हुई तब इसमें कंप्रेशन जो था ना, कंप्रेशन 2 मीटर का आ चुका था। मतलब जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो ये 2 मीटर तक स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है। तो कह रहा है कि जब ये टकराया इस पॉइंट के ऊपर, ब्लॉक यहां आके टकराया, बिल्कुल यहां आके टकराया, तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो हम देखिए क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जैसे जैसे ये नीचे आएगा हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि एक्सेलरेटेड मोशन है सर, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन हमें तो फाइनली इस पॉइंट के ऊपर देख लेंगे ना वेलोसिटी कितनी कंसीडर की। लेट v बी द वेलोसिटी विद विच द ब्लॉक स्ट्राइक्स द स्प्रिंग। वो वेलोसिटी मैंने v कंसीडर की है जिससे ब्लॉक स्प्रिंग के साथ टकराया था।
तो जब वो v वेलोसिटी थी तो ब्लॉक के पास एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर उसके पास टोटल एनर्जी थी, किसके पास, ब्लॉक के पास। अब ये ब्लॉक से टकराया तो उसके पास स्प्रिंग से टकराया तो ब्लॉक की एनर्जी थी ये। धीरे 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 स्प्रिंग कंप्रेस होता गया, स्प्रिंग नीचे कंप्रेस होता गया और स्प्रिंग कंप्रेस हुआ तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होती गई और फाइनली ब्लॉक 2 मीटर स्प्रिंग को कंप्रेस करता है और करने के बाद आ गया रेस्ट में। मतलब जब ब्लॉक रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0 थी। कितनी शुरू में, जब वो स्ट्राइक करता है स्प्रिंग से तो उसकी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, जब वो रुका तो उसकी एनर्जी 0। कहाँ गई एनर्जी, प्रश्न क्या है, एनर्जी कहाँ गई। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती तो एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, और एनर्जी यदि किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है तो वो किस में कन्वर्ट हुई है, वो देखिए जब स्प्रिंग कंप्रेस हुआ तो स्प्रिंग की लेंथ चेंज हुई, स्प्रिंग की लेंथ चेंज हुई तो इसमें एनर्जी स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी। कितनी एनर्जी स्टोर हुई, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। वो कहां से मिली, वो ब्लॉक से मिली। कितनी मिली, जितनी ब्लॉक की एनर्जी कम हुई। डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। जाएगी कहां, कहीं नहीं। तो ब्लॉक की एनर्जी कितनी कम हुई है, हाफ एम वी स्क्वायर थी, जब वो रेस्ट पे था तो 0 आ गई थी सारी, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी है वो उसकी कम हुई है। उतनी ही एनर्जी किसके पास होगी, स्प्रिंग के पास। स्प्रिंग के पास है कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर। जो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। तो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जितना ब्लॉक के पास काइनेटिक थी। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 100, एक्स कितना 2 मीटर, और ये आ गया 1/2, मास कितना है 10 इंटू वी स्क्वायर, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 10 कैंसिल, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 एंड v इज इक्वल टू √40 वॉट मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो ये था, सिर्फ आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि कहां कब क्या एनर्जी चेंज होती है। हो सकता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसके ऊपर 5 न्यूटन का नीचे की तरफ फोर्स लगाया गया हो, तो आपको तब आप लोग कुछ फोर्स इसके ऊपर लगाने लग गए हो तो आपको कैलकुलेट करना है फोर्स के कारण भी वर्क डन कितना होगा, फिर आप बराबर करें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो था वो हमारा थोड़ा छोटा सा हुआ था, उसको और बता देता हूं, और वो ये है कि कोई भी चेन जो होती है टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल पे कोई चेन है जो लाई करती है, ठीक है। तो जैसे टेबल और चेन का जो एग्जांपल है वो ले रहे हैं। देयर इज ए चेन, ये एक चेन है जिसकी लेंथ कंसीडर कर लिया आपने कैपिटल एल, इज लाइंग ऑन द टेबल। मैं ये मान लेता हूं कि लेट मास ऑफ द चेन जो है, मास ऑफ चेन है आपके पास, एग्जांपल से ही करवा रहा हूं, 4 किलोग्राम जो है वो मास है, और लेंथ जो है चेन की लेंथ है आपके पास 4 मीटर। देखिए ये जो कंप्लीट जो लेंथ है ना, यहां से लेकर यहां तक जो चेन की लेंथ है वो कितनी है, 4 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक, और पूरी चेन का जो मास है दैट इज 4 किलोग्राम। इसका जो पोर्शन नीचे लटक रहा है, हैंगिंग पोर्शन है, उसकी लंबाई है 1.2 मीटर। बस आपको प्रोवाइड कर दी गई है क्या क्या, मास ऑफ द चेन 4 किलोग्राम, ठीक है, मैं कैपिटल एम ले लूं, लेंथ ऑफ द चेन 4 मीटर कैपिटल एल, और ये जो स्मॉल एल है दैट इज द लेंथ ऑफ द हैंगिंग पोर्शन, जो नीचे टेबल से नीचे लटक रहा है उस पोर्शन की लेंथ है कितनी, 1/2 मीटर है। तो ये आपसे पूछा है कि दिस चेन इज स्लोली पुल्ड, इसको स्लोली खींचा गया, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि जब इस चेन को स्लोली इधर खींचा गया है टेबल पे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो चलो देखते कैसे करेंगे। आपको ये पता है मास पूरी चेन का है 4 किलोग्राम, पूरी चेन की जो लेंथ है दैट इज 4 मीटर। आप इस जो पोर्शन था ना 1/2 मीटर जो लेंथ है उसका मास कितना होगा, 1/2 मीटर जो लेंथ है उसका मास कितना होगा। तो देखिए 4 किलोग्राम जो या 4 मीटर लेंथ जो थी उसका मास है 4 केजी,
1 मीटर का कितना हो जाएगा अपॉन 4, और 1/2 मीटर का मास कितना हो जाएगा इंटू 1/2, कैंसिल आउट किया तो 1/2 किलोग्राम मास है। ठीक है, तो ये जो हैंगिंग पोर्शन है इसका मास है 1/2 kg। ठीक है, अब देखो, अब एक नई चीज मैं आपको बताता हूं। आप ये जो मास है ना, ये मास जो हैंगिंग पोर्शन का जो मास है ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पॉइंट पे ये मास हो। तो आप इस मास की हाइट को क्या कंसीडर करेंगे, ये कंसीडर करेंगे, ये कंसीडर करेंगे कि ये कंसीडर करेंगे। पे आपको डिस्टेंस देखनी है, तो ये पॉइंट जब कंप्लीट चेन टेबल के ऊपर जाएगी तो इसने कुछ अलग डिस्टेंस कवर की है, इसने कुछ अलग डिस्टेंस कवर की है, इसने कुछ अलग डिस्टेंस कवर की है। तो पूरी चेन का मास क्या है, यूनिफॉर्म है। अब इसके मास की को यदि मैं आपको बताता हूं कि ये पार्टिकल है, इसको यहां इसका मास m है, इसको ऊपर उठाया गया, तो आप लोग सिंपली समझ जाते हैं कि जी ये मास है, ऊपर गया। लेकिन मास तो देखो इसका तो हर पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ मास है। तो अब क्या करें, तो एक कंसेप्ट आता है जो आपका अगली यूनिट में पढ़ाया जाएगा, सेंटर ऑफ मास। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म चेन है, तो इसके पूरे मास को किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड समझ सकते हैं। आप मान सकते हैं कि किसी एक पॉइंट के ऊपर इसका पूरा मास कंसंट्रेटेड है, और जिस पॉइंट पे आप इसके पूरे मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हो और वो आपके जो मोशन की जो लाज थी उनको प्रभावित ना करे, वो पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी पॉइंट आर्बिट्रेरी उठा लिया। सेंटर ऑफ मास एक कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो जो इस यूनिफॉर्म जो चेन जो हैंगिंग पोर्शन है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यूनिफॉर्म है, इसलिए मिडल में लाई करेगा। मतलब मिडल में एक ऐसा पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है इस हैंगिंग पोर्शन का, उस पॉइंट पे आप इस पूरी चेन के मास को समझ सकते हो कि ये वहीं पे है, टोटल कंसंट्रेटेड है। और उस मिड पॉइंट की कितनी बची, 60 सेंटीमीटर है। भाई ये पूरा 1.2 था, तो हाफ पोर्शन ये 60 सेंटीमीटर का, ये 60 सेंटीमीटर का, ये। अब जब आप लोग चेन को पुल करते हो तो ये जो सारा मास कहां कंसीडर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, मनमर्जी नहीं बोल रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स यहां इस पॉइंट पे मिड पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, अलग अलग शेप का सेंटर ऑफ पॉइंट अलग अलग होता है और जिसका कैलकुलेट करने के फॉर्मूले आते हैं, तो फॉर्मूले होते हैं। तो ये क्या है कि ये जब चेन को आप लोगों ने ऊपर खींचा तो आपने ये जो 1.2 मास था ये यहां पर कंसीडर कर लिया है, और उसको जो ऊपर खींचोगे 1.2 kg मास को, तो कितनी डिस्टेंस मूव करवानी है इसको, 60 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, खत्म बात। आपने कितना वर्क डन करना पड़ेगा, एनर्जी कितनी होगी इसकी, mgh। भाई जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज करोगे उतना ही तो वर्क डन हुआ। मास कितना था 1.2 kg, 10 इंटू h कितना हाइट ले गए 60 सेंटीमीटर अपॉन 100, कैलकुलेट करो आपका आंसर आएगा। ठीक है, या आप लोग दूसरी चीज भी बता सकते हो कि वर्क डन जी mgh आपने क्यों लिखा, मैंने कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जब इसको ऊपर खींचोगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, इसलिए मैंने लिखा mgh। या आप लोग कह सकते हो कि मास वेट कितना है, इस जो ये पोर्शन नीचे जा रहा है इसका वेट कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। विदाउट एक्सेलरेशन आप ऊपर खींचोगे तो इतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस कितनी मूव करवानी है आपको, सिर्फ 60 सेंटीमीटर, 1.2 नहीं, 60 सेंटीमीटर आप लोग ऊपर ले जाओगे। इसका पूरा मास जिस पॉइंट के ऊपर जो सेंटर ऑफ मास था वो पॉइंट इसका ऊपर लाई करेगा और आपकी चेन चली गई ऊपर। चलो हम एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी करते हैं कि किस प्रकार से जो चेन जो है, क्वेश्चन था एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से करते हैं उसको, जो आज का हमारा टॉपिक था। तो मेरे पास क्वेश्चन है एक कि कोई भी चेन है जिसकी लेंथ है L और मास है उसका M। गिवन है आपको a chain of a uniform chain has a mass M and length L is placed on frictionless table। मास कितना है चेन का, M है,
लेंथ कितनी है चेन की, L है, ठीक है। इज प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, ये चेन थी जिसको एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया है। कंप्लीट लेंथ इसकी गिवन है, कंप्लीट मास है। इज प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल विद लेंथ L नोट हैंगिंग ओवर द एज, जो लेंथ इसकी हैंगिंग है L नोट है। द चेन्स बिगिंस टू स्लाइड डाउन, then the speed v with which the end slides down from the edge is given by, जब कहता है कि ये नीचे स्लाइड करना शुरू करती है चेन, नीचे की तरफ आना शुरू करती है, तो जब ये चेन गिरेगी तो ये जो एंड है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, चाहे इसकी पूछ ले चाहे इसकी पूछ ले, वेलोसिटी तो दोनों ही पॉइंट्स की क्या रहेगी, सेम, क्योंकि चेन के ही है, कॉन्स्टेंट मोशन है। 1 मीटर ये नीचे आएगा तो सिंपल है, 1 मीटर ये 1 सेकंड में आगे बढ़ेगा, तो वेलोसिटी तो चाहे इस एंड की देख लो चाहे इस एंड की देख लो, दोनों की वेलोसिटी क्या मिलेगी, सेम मिलने वाली है आपको। ओके, इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना आ गया है, पर यूनिट लेंथ m/l, मतलब n लेंथ का मास m था तो 1 मीटर का मास कितना आ गया है, m/l। हैंगिंग पोर्शन कितना है, L नोट, L नोट का मास कितना आ जाएगा, जो L नोट पोर्शन उसका मास स्मॉल m माना मैंने, और वो आ गया m/l इंटू L नोट। क्लियर। फिलहाल देखो ये सिचुएशन ये है कि अभी ये चेन हैंगिंग है, ठीक है ना, अभी इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, L नोट है तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, मिडल में लाई करेगा, कितनी लेंथ के ऊपर, L नोट बाई 2, ठीक है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वो कितनी होगी, mgh, हैंगिंग पोर्शन की, मास कितना है इसका, m/l इंटू L नोट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट कितनी है, जो मास था, ये जो मास था इसकी हाइट कहां कंसीडर करोगे, इसकी हाइट कंसीडर करेंगे हम मिडल में, और वो लेंथ कितनी थी, L नोट बाई 2। तो अभी फिलहाल इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी mgh, हाइट जरूर ध्यान दें, m देखिए इस पोर्शन की कितनी होगी, ये जो पोर्शन है, ये जो हैंगिंग पोर्शन था, इसका मास कितना होगा, ये मास था, हमने वो रखा g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट, हाइट कितनी है, जो सेंटर ऑफ मास की थी। जब ये चेन गिरेगी तो कुछ इस प्रकार से एंड आ जाएगा इसका, ठीक है ना, पूरी लेंथ आ गई ये L, ये क्या है इसका सेंटर ऑफ मास, कितनी लेंथ के ऊपर होगा, L/2 पे होगा, मिडल में होता है यूनिफॉर्म चेन का, और मास कितना है पूरी चेन का, m। भाई जब ये हैंगिंग पोर्शन था तो इसका मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड था, सिर्फ इस टुकड़े का, और जब पूरी चेन को इस प्रकार से कंसीडर करेंगे हम, तो पूरी चेन का मास कितना है, m। टोटल मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं कहां पर, सेंटर ऑफ मास पे। जब ये चेन फर्स्ट केस में ऐसे थी, जब वो स्लाइड करेगी नीचे तो सेकंड केस में इस प्रकार से होगी। अब इसका जो एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, मतलब गिर रही है जब इसकी एनर्जी कितनी आ गई है, इसकी एनर्जी आएगी, सॉरी कैपिटल M है, पूरा मास चेन का, पूरी चेन गिर रही है, mg, लेंथ L है और L/2। ये इसलिए है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो आपने कितने पे लेनी है, हाइट कितनी बची है, L/2, इसलिए mg L/2। चेंज कितना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू mg L/2 माइनस m L नोट स्क्वायर g/2l, सही है ना। अच्छा, ये आ गया चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, कहां गई पोटेंशियल एनर्जी, गई कहां, फिर चेन का एंड किस में आया, मोशन में। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर थी, कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी, ये थी इनिशियल, गिर रही है, डिक्रीज होके कितनी आ गई, ये आ गई। चेंज कितना आया, डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया डिक्रीज, किसमें चला गया, अब इसके पास एक और एनर्जी है चेन के पास, कितनी है, हाफ mv², क्योंकि गिर रही है, मोशन में है, और वो एनर्जी कहां से मिली, वो एनर्जी इसको मिली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से,
बात को समझ पाए हैं भाई? यहाँ जब चेन ऐसे रखी थी तो उसकी एनर्जी ये थी, चेन ऐसे हो गई, एनर्जी ये आ गई। एनर्जी में क्या आया? चेंज। वो एनर्जी कहाँ गई? जो चेंज आया, जो डिक्रीज हुई, वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई। दूसरी फॉर्म इस चेन के पास कौन सी है? ये मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो चेंज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो डिक्रीज हुआ था पोटेंशियल एनर्जी में, वो किस में चेंज हो गई है? वो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो। बस सिर्फ इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि ये कैलकुलेट कैसे करा है। हमने कहा m जो मास था वो l लेंथ का मास m था, 1 मीटर का m बाई l नोट का कितना हो गया? L नोट ये था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इनिशियल। यहाँ से आप लोग v की वैल्यू को फाइंड आउट करो, n को कॉमन लो, और बाकी जो भी एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो चेन का क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप इस एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे और वर्क डन इन पुलिंग द चेन, इस टॉपिक पे आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, और यदि आपको कोई भी समस्या आती है देन यू कैन शेयर इट विद मी। थैंक यू।